सबसे पहले आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अनौपचारिक बातचीत थी हम सबके बीच में, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है पूरे देश के लिए और 2014 से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिएगा मोदी सरकार का, तो 2014 से इस तरह के कानून और नियम बनाए कि भारत के किसानों को सशक्त करा जाए। जब 70% भारत ग्रामीण भारत में बसता है तो उनको सशक्त करना बहुत ज़रूरी है एक मजबूत भारत बनाने के लिए। और एक एक करके, चाहे आप सॉइल हेल्थ कार्ड ले लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि ले लीजिए, फर्टिलाइज़र को नीम कोटिंग करके ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर तरह से किसान को सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए गए। और ये किसान के लिए जो चिंता है, ये कई दशकों से भारत में चिंता और चिंतन चला आ रहा है। चर्चाएं हो रही हैं और उस चर्चाओं से जो पॉइंट निकल कर आए, उन पॉइंट के ऊपर पहली बार भारत के अंदर किसी सरकार ने नीति बनाई। अब स्वामीनाथन कमीशन की सब बात करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन 2007 में हुआ था और 2007 में जो उन्होंने निर्णय लिए उसको उस समय की सरकार ने लागू नहीं करा। अब उनके अपनी कमज़ोरियां रही होगी उस समय की यूपीए की सरकार की, वो क्यों नहीं उस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको वो क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार में ये ताकत है कि वो उस समय और लगातार जो चर्चाएं और चिंतन हुआ कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर ये कानून, ये फार्म बिल लेकर आए। आज 8वां दौर है जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के साथ चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का कहना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून के अंदर अगर कोई उंगली से बता सकता है कि कहाँ कमी है तो हम उसमें सुधार करने के लिए, चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कह देना कि इन कानूनों को बस वापस ले लिया जाए और हम चर्चा नहीं कर सकते, ये बड़ी एक तरफा बात है। क्योंकि आज पहली बार किसान को अपनी उपज बेचने के लिए ये अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पे भी बेच सकता है। अब मैं अगर किसान हूँ और मैं अपनी फसल में उगा रहा हूँ तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको बेचूं या ना बेचूं, बेचूं तो कहाँ बेचूं और मैं कितने दाम पे बेचूं। अब पूरे देश के अंदर रेलवे अपने टिकट अपने तय करता है, हवाई जहाज वाले अपने टिकट अपने आप खुद तय करते हैं, आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो मिठाई बनाने और बेचने वाला खुद तय करता है कि वो कितनी कीमत पे बेचेगा। तो फिर किसान को बंदी क्यों बनाया जाए कि वो एक फिक्स्ड रेट पर ही बेचे और एक फिक्स्ड जगह ही बेचे। तो सरल शब्दों में पहली बार किसान मार्केट ना जाकर मार्केट किसान के पास आ रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि किसान पहले से तय कर सकता है कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आमतौर से अभी तक क्या होता था, जब खेती फसल तैयार हो जाती थी तब किसान उसको मंडी में लेके जाता था और फिर 1 या 2 दिन के अंदर उसको तय करना होता था कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आज किसान बीज लगाने से पहले से वो तय कर सकता है कि मैं बीज लगाने वाला हूँ, इस मेरी जो फसल उगेगी, तैयार होगी, वो किस कीमत पे जाएगी, मैं आज से तय करता हूँ। ये आज के जो फार्म बिल है उसके अंदर ये प्रावधान है। जब वो मेरी फसल खड़ी हो रही है तब भी मैं तय कर रहा हूँ कि इसकी कौन कितनी कीमत लगाएगा। तो मेरे पास समय ही समय है, किसान के पास समय ही समय है। और जब फसल तैयार भी हो जाती है तब तक उसके पास समय है कि वो कहाँ बेचना चाहे और किसको बेचना चाहे। आप गंगानगर में फसल को तैयार कर रहे हैं, आप क्यों बंदी बने कि वहीं पर ही मंडी पे बेचा जाए? आपके पास पंजाब भी है, हरियाणा भी है, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। पूरे देश के अंदर जितनी मंडियां हैं उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बढ़ाया। हमने मंडियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा ताकि किसान किसी भी मंडी में रेट को सही पाकर वहाँ बेच सके। आपको एक और इसका नज़रिया मैं देता हूँ। आज किसान के जो बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी, वो पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे। जब पढ़ा लिखा बच्चा ये देखे कि मेरे
गांव के अंदर जो फसलें तैयार होती हैं, जो सरसों तैयार होती है या गेहूं तैयार होता है या आलू तैयार होता है, उसको क्यों ना मैं खुद बेचूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था पहले, क्योंकि बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता था और लाइसेंस वाले बहुत कम लोग हैं। मोदी सरकार जो लाइसेंस वाले हैं उनके विरोध में नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं जो लाइसेंस मंडियों में है वो वैसे ही काम करते रहे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन अब किसान का बेटा या बेटी या और भी जो लोग हैं उनको भी ये अवसर दिया जाए कि अगर वो खेती को जो उपज है उसको सीधा बेचना चाहे तो उनके पास भी ये अधिकार हो कि वो सीधे सरसों का तेल निकालकर या आलू का चिप्स बनाकर उसको बाज़ार में बेच सकें। तो ये अधिकार अब है बिना लाइसेंस के, इसमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक ऑप्शन दिया गया है। और मुझे मेरी माँ ने एक बार परेशान होकर कहा कि भाई इसमें ऐसा क्यों नहीं करते, मोदी जी से बात करिए, ऐसा क्यों नहीं करते कि जो पुराना सिस्टम फॉलो करना चाहे वो पुराना सिस्टम फॉलो कर ले और जो नया सिस्टम फॉलो करना चाहे वो नया सिस्टम फॉलो करे। तो बाकायदा यही है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है फार्म बिल के अंदर कि आपको जो नया सिस्टम है उसी को फॉलो करना है। इसके अंदर एक खुली छूट है, आपको जैसा सिस्टम फॉलो करना है आप वैसा सिस्टम फॉलो करिए। तो एक तरह से पहली बार जो जीडीपी के अंदर, भारत के जीडीपी के अंदर इतना बड़ा वर्ग, भारत का 70%, मात्र 16% कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी के अंदर देता आता है वो इस कारण से नहीं दे रहा कि किसान की काबिलियत के अंदर कोई कमी है या भारत की जो भूमि है उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊ जो ज़मीन है उसमें कोई कमी है, उस कारण से नहीं है। भारत का किसान मजबूत है, भारत का किसान का बेटा मजबूत है जो सेना में जाता है और इसलिए आज नए कानूनों से जो जीडीपी के अंदर जो किसान का जो हिस्सा है वो और बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग हो पाएगी, वेयर हाउसिंग लग पाएगी, जो ट्रैक्टर कंपनियां हैं वो ट्रैक्टर्स का और उत्पादन करेंगी, जो टूल बनाने वाली कंपनियां हैं जो औजार बनाती हैं खेती के अंदर जो काम में आते हैं वो और औजार बनाएंगे। तो आज हम ज़्यादा उपज प्रोडक्शन कर पाएंगे और फिर हम देश विदेश में उसको बेच सकते हैं। एमएसपी की जो बात हुई, ये तर्क ही गलत है कि एमएसपी के ऊपर खरीदना बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने एमएसपी के दाम और बढ़ा दिए, 1.5 गुना जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था वो 1.5 गुना कौन सी सरकार ने करा? मोदी सरकार ने करा। जो यूपीए के समय जितनी खरीद होती थी एमएसपी पे, उससे 3 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने एमएसपी पे खरीद करनी शुरू कर दी। और तो और 2013 का जो खाद्य का जो कानून है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कानून है, उसके अंदर ये कहा है कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो वो खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी जब तक सरकार खरीद नहीं करेगी? तो एमएसपी को जो हटाने की बात हो रही है, ये भ्रमित करने वाली बात है, ये लोगों को बहकाने वाली बात है। जो ज़मीन अधिकरण वाली बात है कि ज़मीन ले ली जाएगी, ये भी लोगों को भड़काने वाली बात है। कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी डील हो, वो उसके अंदर किसान की ज़मीन बिल्कुल शामिल नहीं है। तो एक एक चीज़ का ध्यान रखकर किस तरह से किसान को केंद्रित कर किस तरह से किसान को और सशक्त करा जा सकता है, ये इस कानून के अंदर है। और जिसको फिर भी पुराना कानून फॉलो करना है वो पुराना कानून फॉलो कर सकता है। मुझे अचंभा हुआ जब सबसे पहले तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लेकर आई, वो पॉलिटिकल पार्टी धरना देती है राजस्थान के अंदर और धरना देकर ये आरोप लगाती है कि मोदी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही। अचंभा होता है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। और फिर राजस्थान के अंदर सरकार की जिम्मेदारी होने के बावजूद आप किसानों के कर्ज माफ़ी अभी तक नहीं हुए, किसानों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर उनका जो भत्ता जो स्कॉलरशिप है वो अभी तक पूरा नहीं दिया। तो ये सब कमी आपने रखी। और तो और जो पहली बार किसानों के हित में जो कानून बन रहे हैं उसके अंदर राजस्थान सरकार खुद मिलकर यहाँ धरना दे रही है। ये बहुत अफसोस की बात है लोकतंत्र के लिए। तो मुझे आपसे यही कहना है आज कि उम्मीद यही है, किसानों का मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है।
मोदी सरकार किसानों का पूरा सम्मान करती है और पूरी तरह से समझती है कि किसानों को हम मजबूत बनाएंगे तभी भारत मजबूत बनेगा, और इसीलिए लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द जो किसान संगठन जो कुछ इसमें विरोध कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि भारत के जो ज़्यादातर किसान हैं वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं। लगातार मेरी भी बातचीत होती है किसानों से, बहुत सारे अन्य जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है और पूरे देश से यही फीडबैक आ रहा है कि पहली बार किसानों को सशक्त करा गया है इन कानूनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक राजस्थान जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर। लगातार कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इसी दौरान बसपा के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, किस रूप में आप? देखिए, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि खुद को मजबूत करे। तो फिर राजस्थान के अंदर जनता ने जिस पार्टी को जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दी है, तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है कि खुद मजबूत बने और राजस्थान को मजबूत बनाए। लेकिन देखने में लगातार ये आ रहा है कि अंदरूनी लड़ाई हो रही है, सत्ता मिल गई है लेकिन अभी भी सत्ता से खुश नहीं और चाहते हैं। अब वो न जाने और क्या चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता तो मात्र ये चाहती है कि राजस्थान की चिंता करें और राजस्थान की जनता के जो दुख दर्द है उनको दूर करें। अब राजस्थानी होने के नाते जब मैं आंकड़ा देखता हूँ और सबसे पहला नंबर महिलाओं के शोषण के अंदर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें नंबर 1 स्थान पे राजस्थान हो जाता है, तो एक राजस्थानी होकर अच्छा नहीं लगता। और हर तरह से नौजवान जो राजस्थान का रहने वाला है मजबूत है, सशक्त है, कुछ करने की कामना रखता है। और राजस्थान का नाम जो इतिहास में रचा गया अभी तक, वो इसी कारण था क्योंकि यहाँ के रहने वाले बहुत मजबूत लोग हैं, उसको जीवन में कुछ करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार से एक बस थोड़ी सी मदद चाहिए कि अपने कानून व्यवस्था ठीक करे और थोड़ा इस तरह का अर्थव्यवस्था खड़ी करे कि राजस्थान का जो नौजवान है वो आगे बढ़ सके। बस इतनी सी उम्मीद है राजस्थान सरकार से और वो भी पूरी नहीं हो पा रही। थैंक यू। विधानसभा में भी राजस्थान का जीएसटी का पैसा, राजस्थान ने 25 के 25 सांसद जो है वो दिए हैं और जीएसटी का पैसा जो है वो नहीं मिल रहा है और काफ़ी इस तरीके की वो बात है। मेरा राजस्थान सरकार से यही आग्रह है कि आज जितनी भी नीतियां राजस्थान में चल रही हैं, जिनसे जनता को राहत मिल रही है, वो सारी की सारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं। अब केंद्र सरकार की नीतियों के अंदर एक हिस्सेदारी होती है। उस हिस्सेदारी के अंदर राजस्थान सरकार का जो हिस्सा है वो कृपा करके अपना हिस्सा दीजिए, ताकि जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत हो, या जितनी भी अन्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये जितनी भी योजना है ये पूरी तरह से ज़मीन पर उतर सकें और जनता को राहत मिल सके। इसमें कमी यही आ रही है कि केंद्र सरकार से तो पूरा पैसा आ रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार अपने जिम्मेदारी वाला पैसा नहीं दे रही।